गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे पहलवान की ढोलक पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। आंसर होगा, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में अद्भुत तालमेल था। उसे ढोल की हर थाप में नए दाव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी, जैसे ढक देना तिरकट तिना दाव काटो बाहर हो जाओ, चटाक चटधा उठा पटक दे, धिना धिना धिक धिना चित्त करो, धागिड़ गिड़ धागिड़ गिड़ धागिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, चट गिड़धा मत डरना। इस प्रकार के शब्द व्यक्ति में उत्साह भर देते हैं, जिससे व्यक्ति में कार्य करने की अद्भुत इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? आंसर होगा, लुट्टन पहलवान का जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। बचपन में ही माता पिता के गुजरने के पश्चात उसकी सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने गांव वालों से अपनी सास की, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं आपको लिख देता हूँ, तकलीफ़ों होगा, यहाँ अनुस्वार है, तकलीफ़ों का बदला लेने के लिए कसरत करनी शुरू की। इसी के बल पर उसने चांद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटों के बाद पहलवान भी चल बसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? आंसर होगा, लुट्टन पहलवान ने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना था और न ही किसी से कुश्ती के दाव पेच सीखा था। वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज़ के आधार पर करता था। ढोल की आवाज़ उसके शरीर में उमंग व स्फूर्ति भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसने गुरु का स्थान ढोल को दे दिया था। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, अ होगा, अखाड़े नहीं होगा, खाड़े होगा, और खाड़े, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? आंसर होगा, ढोलक की आवाज़ पहलवान तथा गांव के लोगों में जीने की ऊर्जा का सृजन करती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? आंसर होगा, महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज़ बूढ़े बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनमें जीने की नई ऊर्जा का संचार करती थी। यह सत्य है कि ढोलक की आवाज़ में बीमारी को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? आंसर होगा,
महामारी ने गांव को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया था। यहाँ बहुत तर रह गए हैं तो आप लगा लीजिएगा, बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया था। आलम यह था कि गांव वासियों के जीवन में केवल दुख ही शेष रह गया था। लोग सूर्योदय होते ही कांपते कराहते हुए अपने घरों से निकलते और मित्रों यह समझाते कि समय बलवान होता है तथा यह भी समझाते कि समय परिवर्तनशील होता है और बुरा समय भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम छा जाता था। लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते और उनकी बोलने की शक्ति, यहाँ शक्ति होगा, शक्ति हो गया है, शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती। केवल रुग्ण गांववासियों के रोने कराहने की आवाजें ही आती। अगला क्वेश्चन नंबर 7। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? जिसका आंसर होगा, कुश्ती या दंगल पहले लोगों व राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे, दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ख, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? आंसर होगा, कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेलों जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी, टेनिस, शतरंज आदि ने ले ली है। एक और क्वेश्चन है, ग, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? आंसर होगा, कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है। साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण तथा कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी माध्यम का सहयोग लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। आंसर होगा, लेखक ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि महामारी के प्रकोप से रात भयानक प्रतीत होती थी। गांव में चारों ओर निराशा फैली हुई थी। वे जीने की आशा छोड़ चुके थे। ज्योति और शक्ति से आशय यह है कि आशा की किरण न तो दिखाई देती थी और न कोई सहायता करने वाला था। लेखक ने इसके माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के मानवीकरण का सहारा लिया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति इस भयंकर बीमारी से लड़ने की कोशिश भी करता परंतु असफल हो जाता था तो सभी उसकी असफलता को देखकर हंसते थे। यहाँ मनुष्यों के स्थान पर तारों का प्रयोग तार्किक ढंग से किया गया है। यहाँ जरा स्पेलिंग मिस्टेक, ये चलिए टाइपिंग एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक क्या, 2 वर्ड वो एक साथ आ गए हैं। तो तार्क लिखेंगे ऐसे, तार्किक और उसके बाद ढंग, ठीक है। तो तार्किक ढंग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण के अंश क्या क्या है ये आपको बता देते हैं। पहला, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। आशय होगा, यहाँ रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे लगते हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। और दूसरा होगा, निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। आशय होगा, इसमें सिसकना एवं आहें भरना मानवीय क्रियाएं हैं जिनका निस्तब्धता पर लेखक ने अनेक स्थलों पर ऐसी योजना करके रचना को स्मरणीय बना दिया है। तो ये थे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सर।
आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। इसमें 1-2 जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पूरे वीडियो में शायद 3 स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको मैंने सही बता दिया है कि कैसे सही कर लेना। तो कृपया आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा और बाकी ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत रह गई है या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और त्रुटियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।